नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है मुकाबला का। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले ने सियासी रंग ले लिया है। मामला लॉ एंड ऑर्डर का है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जाहिर है ये समय का सबसे हॉट टॉपिक है। हमले के बाद ओवैसी भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दो लोगों का काम नहीं हो सकता, मेरी जान लेने की साजिश थी। आज इसी मुद्दे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। ओवैसी ने कहा कि इस मामले में स्पीकर ने पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी है और कल स्पीकर ने खुद फोन करके हालचाल पूछा था। ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपियों को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में चाहे योगी की रैली हो, अमित शाह बोले या फिर राजनाथ बोले, ये सभी लोग सवाल उठा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सीना ठोकते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन योगी सरकार के दावों पर अभी अभी अखिलेश यादव ने एक बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि अगर अपराधियों का पलायन हो गया तो हमला किसने किया? लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और अगर ये हिंसा हुई है तो आखिरकार इसके पीछे दोषी कौन है, कारण क्या है? दोषी पकड़े गए हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की मंशा क्या थी ये भी साफ आना चाहिए। और ये लोग तो दावा करते थे कि अपराधी भाग गए, तो अगर अपराधी भाग गए तो ये हमला किसने किया? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। तो अखिलेश यादव ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि अगर वाकई में सारे अपराधी पकड़े गए हैं तो फिर ये हमला करने वाले कौन थे? हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता नेता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं। अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी समर्थक शिवम त्यागी हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में AIMIM के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, असीम वकार साहब। सबसे पहले देखिए, बड़ा मौजूद सवाल है। बार बार आप लोग भारतीय जनता पार्टी के सीनियर से लेकर हर लीडर, हर प्रवक्ता ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी में योगी सरकार नंबर 1। अब ऐसे में चुनावों से ऐन पहले इस तरह की घटना घट जाए, असदुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमला हो जाए, सवाल तो उठेंगे। ये कौन लोग हैं, कौन है इसके पीछे? देखिए मीनाक्षी जी, मैंने इस बात को पहले भी कहा था, हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है। और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, ऐसे समय में जब चारों तरफ प्रशासन का कड़ा पहरा होता है, हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही होती है, बड़ी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट होता है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, निर्वाचन आयोग की बहुत सख्ती होती है, ऐसे समय में असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हो जाना अपने आप में बहुत चौंकाता है। हमने इसकी निंदा की थी और जिस तरह से प्रशासन ने तात्कालिक तौर पर इसमें कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की हैं, हम प्रशासन को साधुवाद करेंगे और हम अपेक्षा करेंगे कि इस पूरे मामले के जुड़े हुए सभी तार, इसके पीछे कोई षड्यंत्र अगर है तो उस सारे षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए जो लोग भी दोषी हैं उन पर बहुत सख्ती के साथ और कठोरता से कार्रवाई की जाए। लेकिन कल असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये केवल दो लोगों का काम नहीं है, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, कोई बड़ी साजिश है। और आज उसी तरफ अखिलेश यादव भी इशारा कर रहे हैं। देखिए कौन मास्टरमाइंड है, ये ज्यादा अनुभव शायद अखिलेश यादव जी का है, क्योंकि कई मामलों में उनकी सरकार में इस तरह के बड़े मामले होते रहे हैं, बड़ी संख्या में हत्याएं होती रही हैं, इसलिए कौन कौन मास्टरमाइंड हो सकते हैं उसका ज्यादा अच्छा आकलन उनके पास हो सकता है। लेकिन हम इस बात को पूरे विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को भी कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जो लोग भी कल्प्रिट है उनका जल्द से जल्द खुलासा होगा। जो लोग भी इसमें दोषी हैं, अपराधी हैं, उनका खुलासा होगा। गिरफ्तारियां हो गई हैं और गिरफ्तारियां अगर होगी, इसमें अगर और वांछित लोग होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन जो लोग इसकी आड़ में ये कानून व्यवस्था पर आज सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, देखिए दिया बुझते समय फड़फड़ाता है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का खात्मा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक एक करके 150 से ज्यादा खूंखार अपराधियों को एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार गिराया है। हजारों अपराधी अपने आप ही अपनी बेल कैंसिल करा करके जेल की सलाखों के पीछे चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए। लेकिन आज जब निर्वाचन आयोग की आचार संहिता लगी हुई है, जब आज निर्वाचन आयोग ही इस समय ताकतवर है, ऐसे समय में हो सकता है कि कहीं किसी प्रकार के कोई खामी का लाभ उठाने का प्रयास किया है। जब पूरा मशीनरी चुनाव में लड़ाने में व्यस्त है, पूरी मशीनरी चुनाव को सकुशल संपन्न करा सके, यही तो सवाल उठ रहा है कि
में ये कहीं कोई सचिन और षड्यंत्र अगर किसी ने शुभम, रचने की कोशिश भी की ये है, किसके तो हथियार हैं? उसको ये मान लेना असीम चाहिए बकार जी भी कि हमारे उत्तर साथ प्रदेश जुड़ में गए उसके हैं। मैं लिए हफीज खुले जी में आपके घूमना पास आसान आऊं, नहीं होगा। उससे पहले मैं जरा असीम बकार जी का रिएक्शन इस पर जानना चाहती हूँ। देखिए, हमने देखा कल पूरी घटना हमारे सामने आई। असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि ये कातिलाना हमला था और ये खुदा की रहमत रही कि वो बाल बाल बच गए इसमें। लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? ये साजिश किसकी हो सकती है? क्योंकि आरोप यही लगाया गया, ये सचिन और शुभम का केवल काम नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई बड़ा हाथ हो सकता है, कोई सियासी साजिश भी हो सकती है। देखिए, हम लोग कल से एक बात कह रहे हैं। हम लोग ने जब सुना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हुआ है, मैं मौजूद नहीं था वहां, अब एक बहुत अजब झंझोड़ दिया अंदर से। सबसे पहली बात, ये संदेश दो तीन तरह के लोगों को है। जो लोग कहते थे कि ओवैसी साहब को बीजेपी के एजेंट, ये बीजेपी के एजेंट, ये उनके मुंह पर भी तमाचा है कि अगर बीजेपी के एजेंट कहते थे तो मैं समझता हूं कि उनको ये समझना होगा कि बीजेपी के एजेंट के ऊपर बीजेपी हमला कर रही है। दूसरी बात, असद साहब ने भी बात कही है और मैं भी ये बात कह रहा हूं कि इसकी पूरी की पूरी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए जांच कि पुलिस खुद कह रही है कि अवैध पिस्टल्स थी, इल्लीगल पिस्टल्स, इल्लीगल आर्म्स और बुलेट्स भी बरामद हुई हैं। तो पुलिस ने अभी तक ये बात क्यों खुलासा नहीं की है कि जो अवैध असला बुलेट और पिस्टल्स मिली है? मैं वकार साहब आपको बीच में रोकना चाहूंगी। असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त संसद में बयान दे रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं एक बार। कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मर्तबा का विधायक हूं, 4 मर्तबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अजाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में, उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का एक काउंटर सेल बनाइए आप, तीनों पड़ जाएंगे। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी, आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो UAPA लगता है। एक सिटिंग MP के ऊपर UAPA नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर, चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है, और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस 2 भारत को समझने की जरूरत है। सर, खत्म सर, मुझे खत्म सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश यह करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके NIB की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से।
बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं आप सिक्योरिटी दे रहे हैं सर, आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले। मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। तो मौत आनी होगी तो आएगी, लेकिन मैं गोलियों से नहीं डरता। मुझे जेड कैटेगरी की सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे ए कैटेगरी का एक नागरिक बनाइए। नफरत करने वालों को गोली पर भरोसा है, कौन इन्हें रेडिकलाइज कर रहा है? ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने आज संसद में कही, जो आपने अभी सुना। कल उन पर कातिलाना हमला हुआ, जिसके बाद आज उन्होंने संसद में यह बयान दिया कि कौन सी किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए हैं हमलावर और नौजवानों को कौन बहका रहा है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम बातें कही। अब मैं समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्दुल हफीज जी, मैं आप ही के पास आ रही हूं। हफीज साहब, देखिए 2-3 बातें हैं और उस पर मैं जवाब चाहती हूं कि क्या आपको लगता है कि यह हमला रेडिकलाइजेशन की वजह से हुआ है, या फिर ये कोई सियासी साजिश है, या फिर जो बात अभी थोड़ी देर पहले असीम वकार साहब भी कह रहे थे कि दरअसल ये हमला भी उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तो दरअसल बीजेपी के एजेंट है, AIMIM बीजेपी की एजेंट है। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बहुत ही दुखद घटना है। भारत का संविधान हर किसी को अपने विचार, अपनी विचारधारा रखने का और उसको व्यक्त करने का अधिकार देता है। ओवैसी साहब को भी वो अधिकार है, हर एक पार्टी के लीडर को वो अधिकार है। तो संविधान का अधिकार है कि विभिन्न विचारधाराएं होनी चाहिए, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये जो युवकों ने इस तरह से किया है कि किसी एक खास विचारधारा से प्रेरित होकर या एक खास विचारधारा में अपनी आस्था रखने वालों पर आप अटैक कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये संविधान का भी उल्लंघन है। संविधान डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखने वालों को सम्मान देता है, अधिकार देता है, और उसी अधिकार का इस्तेमाल ओवैसी साहब कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। ये कहीं ना कहीं जो संविधान में अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का हनन भी है। और एक बात मैं बहुत पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि इसमें 1-2 लोग इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रैकी हुई है, कहीं ना कहीं ये टेलीफोन से भी किसी न किसी से मैं इसलिए ये समझना चाह रही हूं कि आपकी नजर में, समाजवादी पार्टी की नजर में, क्या ये कोई सियासी घटना, सियासी तौर पर प्लान किया गया हमला भी हो सकता है? अच्छा, वकार साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। वकार जी, देखिए मैडम, मैं समझता हूं कि कोई भी जो भारत के संविधान में यकीन रखता है और सेकुलरिज्म में यकीन रखता है,
वो कभी भी इस घटना के साथ नहीं खड़ा होगा, चाहे वो हमारे साथ हो चाहे हमारे विरोध में। बिल्कुल ठीक बात। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम सब भारत के नागरिक हैं, हमारा संविधान एक। ये लड़ाई बैलेट वर्सेस बुलेट है, ये लड़ाई रेडिकुलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म है। ये लड़ाई वही जीतेगा जो हिंदुस्तान के संविधान पे यकीन रखता है और बैलेट पे यकीन रखता है। जो बुलेट वाले हैं उनको समझना होगा कि आप गोली चला सकते हैं, गोली मार सकते हैं, आदमी की जान ले सकते हैं, लेकिन भारत के संविधान को आप नहीं मार सकते। ठीक है, आप ठीक है वकार साहब। शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे उनका भी पक्ष लेना है। अब देखिए शिवम त्यागी जी, ये जो रेडिकलाइजेशन की बात है ना, इसे हम केवल दो विचारधाराओं के बीच में ही क्यों सीमित रखें? क्योंकि यदि आज असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि ये रेडिकलाइजेशन के फलस्वरूप उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, तो इस तरीके की रेडिकल स्पीचेस अलग अलग वर्गों से आती रही है। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी किसी भी विचारधारा के हों, वो किसी भी पार्टी से आते हों, कहीं कोई दो राय नहीं है। वो इस देश के सांसद हैं और सांसद होने के नाते सम्मानित हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन जहां तक रेडिकलाइजेशन की बात है, मुझे लगता है उन्होंने कहा कि ये रेडिकलाइजेशन कहां से आ रहा है। ये रेडिकलाइजेशन वहां से आ रहा है जहां आप खड़े होकर कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। ये रेडिकलाइजेशन वहां से आ रहा है जब आप रैली में खड़े होकर कहते हैं कि वो 20 करोड़ है और हम 20 करोड़ है, वो 80 करोड़ है। ये रेडिकलाइजेशन वहां से आ रहा है जहां आप इस देश के बहुत एक कलाकार को सम्मानित को कहते हो हरामी और पता नहीं क्या क्या 50,000 पब्लिक में। ये रेडिकलाइजेशन वहां से आ रहा है जब आप चिरंजीवी जैसे एक बड़े कलाकार को कह देते हो कि उसकी टूटी तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं सम्मान करता हूं उनका, वो सांसद है और उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जब आप अपनी रैलियों में 50-50 हजार 1-1 लाख लोगों की रैलियों में 4 बार के सांसद और 2 बार के विधायक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उनको समझ में नहीं आता इस बात से कि नफरत बढ़ेगी? मैं मानता हूं उनके साथ जो हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुलिस को थॉरो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और अगर इसमें कोई है और इसमें कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग कुछ भी है, उन सबको बाहर निकालिए, जेल में डालिए। अगर देश के सांसद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? लेकिन उन सांसदों की एक नैतिक जिम्मेदारी है। आज जब गोली का गन का मुंह उनकी तरफ था तो उनको ये इस तरह की बातें नजर आ रही हैं कि ये रेडिकलाइजेशन क्यों हो रहा है। लेकिन वो जो 80-80 हजार और 1-1 लाख लोगों की प्रयोगशाला में खड़े होकर आप लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, कभी तब महसूस नहीं हुआ आपको कि रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं हम? मुझे लगता है सबको सीख लेने की जरूरत है और सुरक्षा में एक सांसद के कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है वकार साहब, आप इस पर जवाब दें कि रेडिकलाइजेशन किस तरफ से हुआ, यहां से या वहां से? देखिए, रेडिकलाइज तो देश हो चुका है, ये शिवम त्यागी बोल रहे हैं। ये साबित करता है कि दिमागों में गंदगी भर चुकी है। ये पढ़े लिखे आदमी हैं, टेलीविजन पे बैठ रहे हैं। वो जो वहां गोली चला रहा था, वो जो यहाँ बोल रहा है, दोनों की आइडियोलॉजी और मानसिकता और जबान में फर्क क्या है? वो भी दुश्मन, ये भी दुश्मन। समझने में तैयार नहीं है, सोचने में तैयार नहीं है। जब हरिद्वार की संसद होती है, उसमें 20-20 लाख मुसलमानों कत्लेआम की बात होती है, कौन गाली बक रहा है आपको? अगर आप हमें गाली बकेंगे और हम आपका जवाब देंगे तो वो सेकुलरिज्म का दुश्मनी नहीं है, वो सेकुलरिज्म बचाने की बात है। अगर आप हम पे हमला कर रहे हैं, आप हमें गाली बक रहे हैं, तो हम अगर आपका विरोध कर रहे हैं तो वो आत्मसम्मान, वो आत्मरक्षा है। अब सरकार भी जो लाइसेंस देती है हथियार का, वो भी कहती है आत्मरक्षा में आप गोली चला सकते हैं। आप हमें गाली बकेंगे, आप हमें हमारे नरसंहार की बात करेंगे, फिर आप हम ही पे आरोप लगाएंगे कि हम रेडिकलाइज हैं। शर्म आती है आपको? बेहुदा बात करते हैं बैठकर टेलीविजन के ऊपर। ठीक है, शिवम इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। सुनिए प्रवक्ता AIMIM, मैं आपसे बड़ी शालीनता से बात कर रहा था और वैसे ही उम्मीद करता हूं। सुनिए, आपको किसी ने गाली नहीं दी जब आप 1 लाख लोगों में खड़े होकर गाली दे रहे थे इस देश के कलाकार को। रजत शर्मा जी के इंटरव्यू में बैठकर जब एक अभिनेता को गाली दे रहे थे, उस अभिनेता ने आपके घर जाकर आपको गाली नहीं दी थी। आप रेडिकलाइज कर रहे थे। जब इस देश में 80 करोड़ और 20 करोड़ की बात कर रहे थे आप, तो आपको किसी ने गाली नहीं दी थी, आप रेडिकलाइज कर रहे थे। धर्म संसद अब हुई है 10 दिन पहले। आपकी स्पीचेस 5-5 साल पुरानी है। आपके छोटे असद साहब जेल होकर आ चुके हैं उनकी वजह से। क्या कानून गलत बोल रहा है? मुझे आप उससे मिला दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हिंदुत्व के नाम पर कोई गलत बोलता है वो भी गलत, लेकिन आप जो अपनी 1-1 लाख की रैली और प्रयोगशालाओं में बोलते हैं, एक्नॉलेज कीजिए। उस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे आप? इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बहुत सीधी बात है, अगर गलती इधर है तो गलती उधर भी है, सुधार की आवश्यकता इधर है तो उधर भी है। यहां पर एक सांसद हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज उन पर जिसने हमला किया वो तो एक आम आदमी है, लेकिन गलत किया उसने। जितनी कठोर सजा हो सके दी जाए,
लेकिन जो ये लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं इनके, और जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कानून बनाते हैं, क्या इनके लिए भी कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है? क्या असदुद्दीन ओवैसी के लिए कोई कानून नहीं है? क्या उनको इस तरह भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है वकार साहब, मैं आपके पास आऊं, लेकिन इसके अब हमें कुछ पॉलिटिकल पक्षों के पर भी रोशनी डालनी चाहिए। हफीज साहब, मैं राकेश जी आती हूं आपके पास, लेकिन हफीज साहब, कुछ जानकारों का मानना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी पर यह जो कातिलाना हमला हुआ है उसके बाद जो एक सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट उनके लिए उत्तर प्रदेश में बना है, उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना होगा। देखिए मीनाक्षी जी, मैं तो इसको राजनीतिक टर्म्स में देख ही नहीं रहा हूं। एक हमला हुआ है और उसकी निंदा होनी चाहिए, कड़ी निंदा होनी चाहिए, कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। तो हम इसको किसी पॉलिटिकल टर्म्स में देखना नहीं चाहते हैं। वो हमारे सांसद हैं, सम्मानित सांसद हैं, और भी हमारे सांसद। हम तो कहते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति, जो पंक्ति का व्यक्ति है, उसकी सुरक्षा से लेकर और सांसद की सुरक्षा एक ही तरह की होनी चाहिए। ये जो भी लूप होल्स हुए हैं सुरक्षा में, मैं समझता हूं कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहते। राकेश जी। नहीं, मैं अब्दुल हफीज गांधी ने जो बात कही है, मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी भी घटना का राजनीतिक तौर पर लाभ उठाने की कोशिश से, जिस तरह का आसिम वकार जी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये राजनीतिक लाभ और नुकसान की बात नहीं है। एक स्वर में पूरी राजनीतिक बिरादरी ने और समाज के सभी सभ्य नागरिकों ने, सबने इस घटना की निंदा की है। कोई ऐसा नहीं है जिसने इस घटना को जस्टिफाई करने का प्रयास किया हो कि लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं हो सकता है। इस बात को सबने दोहराया है। और इस पूरे मामले में जितनी त्वरित गति से प्रशासन ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारियां कर ली हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे मामले की हर पहलू पर कि उनको असलाह कहां से मिला है, उनको कहां से प्रेरणा मिली है, किसने उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है, कौन षड्यंत्र में शामिल है, ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का मसला है। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले की दूध का दूध पानी का पानी करेगी। पटाक्षी में आज नहीं तो कल बहुत जल्द हो ही जाएगा। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं राकेश जी। लेकिन जो बात रेडिकलाइजेशन की हो रही है, धर्म संसद में इस तरीके के बयान आना, क्या इससे रेडिकलाइजेशन बढ़ता नहीं है? जिस मुद्दे को असीम वकार कह रहे थे, जिस मुद्दे पर रेडिकलाइजेशन पर असदुद्दीन ओवैसी सदन में कह रहे थे, हालांकि उन्होंने धर्म संसद का विषय भले ही ना उठाया हो, लेकिन यह बात सच है कि हर बार जितनी बार एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में बैठे, उन्होंने धर्म संसद का मुद्दा उठाया है। ये रेडिकलाइजेशन आखिर कौन कर रहा है? जो सवाल हर किसी के मन में है राकेश जी, कि जैसा आप बोएंगे वैसी ही फसल तो काटनी पड़ेगी। और इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि जब धर्म संसद हो रही थी हरिद्वार में, जब धर्म संसद हो रही थी भोपाल में, उस वक्त क्या एक्शन लिया गया? उस वक्त ऐसी धर्म संसदों पर अंकुश लगाने के लिए एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर आप लोगों ने किस तरीके से एक्शन लिया? और आज तो ये घटना घटनी थी। फिर देखिए, किसी भी स्थान पर कहीं पर भी अगर कोई भी भारत के संविधान की भावना के विपरीत जाकर के भारतीय दंड संहिता के तहत कोई ऐसी बात कहता है जिससे किसी प्रकार का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा हो या किसी प्रकार के अपराध के उद्दीपन का खतरा उत्पन्नता हो, तो निश्चित तौर पर वहां कानून को अपना काम करना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं हो सकती है कि वो किसी भी मंच का इस्तेमाल किसी को भड़काने के लिए करे। वो अगर किसी भगवा रंग पहन करके करे या हरा रंग पहन करके करे, वहां कठोरता से कानून को अपना दंड विधान लागू करना चाहिए। और जिसकी आप बात कर रहे हैं जैसे घटनाक्रम की, वहां कानून ने अपना काम किया, वहां गिरफ्तारियां की है। लेकिन आज पॉलिटिकल लाभ जिस तरह से इसका लेने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, संवेदनाओं का ज्वार भाटा उमाड़ने का पूरा एक प्रयास किया जा रहा है, ये सफल नहीं होंगे। इसका राजनीतिक तौर पर लाभ नहीं लिया जा सकता है। सबने एक स्वर में इसकी निंदा की है। पुलिस ने त्वरित तरीके से इसकी गिरफ्तारी करने का काम किया है। देखिए, ये देश में कोई पहला हमला नहीं हुआ है किसी राजनीतिक कार्यकर्ता पर। दुर्भाग्य से दुखद सत्य है, लेकिन तमाम जगहों पर इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं हुई हैं, नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि किस प्रकार से राजनीतिक तौर पर वहां हिंसा की घटनाएं हुई हैं। फायदा उठाने की अगर यदि कोशिश हो रही है तो बहुत दुखद है। लेकिन ये फायदा उठाने की कोशिश कौन कर रहा है फिर शिवम? ये फायदा उठाने की कौन कोशिश कर रहा है और किधर से हो रही है कोशिश? देखिए, अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से आपने शुरुआत में प्रोग्राम शुरू किया तो अखिलेश यादव जी ने खास तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। मैं मानता हूं, मैंने शुरुआत में कहा और मैं अभी भी कहता हूं, ओवैसी जी की विचारधारा किसी से मिलती हो या नहीं मिलती हो, लेकिन ये एक हार्ड फैक्ट है कि लोगों ने उनको वोट दिया है और वो इस देश के सम्मानित सांसद हैं और उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसी तरीके से हर किसी की सुरक्षा के बारे में राजनेताओं को इसी तरीके से खुलकर बात करनी चाहिए जैसे अखिलेश जी ने आज किया।
बंगाल में आदरणीय जेपी नड्डा जी पर जिस तरीके से हमला हुआ, अखिलेश यादव जी बिल्कुल एकदम जिद करके बैठे रहे, एक सवाल नहीं पूछा। देश के गृह मंत्री जी जब वहां पर रैली कर रहे थे, ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई, किस तरीके से वहां लोगों पर अत्याचार हुआ और किस तरीके से लोग गुंडे कितने करीब थे, क्या किसी ने कोई बात की? कोई बात नहीं की। इलेक्शंस के बाद से पोस्ट पोल जो हुआ उसके बाद देखा आपने किस तरीके से लोग माइग्रेट करके आसाम चले गए, और जब धनखड़ जी उनसे मिलने गए तो महिलाएं और बच्चे उनके पैरों में लेट लेट कर रो रहे थे। ये सारी पॉलिटिकल क्लास और ये विपक्षी, एक सवाल नहीं निकला इनके मुंह से कि कम से कम कोई भी हो इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप वहां पर चुप रहे और आज ये इस तरह की सिचुएशन होती है तो आज आप कहते हैं कि उनको खतरा है, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है। अरे कमाल की बात है। नहीं, देश में किसी भी नेता के ऊपर हमला होता है किसी भी विचारधारा के द्वारा, गलत, लेकिन वो कंडेम होना चाहिए वाइडली सभी के द्वारा, क्योंकि आप सभी एक पॉलिटिकल डायस पर हैं और अगर सेलेक्टिवली किसी को आउटरीच करेंगे तो ये बात तो नहीं चलने वाली ना। पूछिए पश्चिम बंगाल को लेकर जहां एनएचआरसी ने कहा कि वहां पर जिस तरीके का अत्याचार और आतंक हो रहा है ये बहुत गलत है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली। हफीज जी, ये कहने का मतलब ये है कि सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आज ओवैसी पर हमला हुआ, अखिलेश यादव ने बयान दिया, खूब दिया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन ये बयान तब नहीं आते जब बीजेपी के नेताओं पर हमला हुआ करते थे। मीनाक्षी जी देखिए, मैं समझता हूं कि शुभम जी सेलेक्टिव हो रहे हैं। जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं उसकी निंदा होती है और हम लोग सिक्योरिटी की मांग भी करते हैं, लेकिन शुभम जी सेलेक्टिव स्टेटमेंट देते हैं। पहले तो ये निंदा करते हैं, फिर ये पॉलिटिक्स ले आते हैं अपनी। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं शुभम जी से क्या ये पूछ सकता हूं कि 2018 में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा में शिखर अग्रवाल थे बुलंदशहर में, उन्होंने सुबोध सिंह को मारा था, भारतीय जनता पार्टी ने क्या मदद नहीं की? उनका जमानत मिल गई और उसके बाद जो है अपील भी दाखिल नहीं की उत्तर प्रदेश सरकार। उसके बाद आप देखिए कि जामिया में जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर एक लड़की ने गोली चलाई थी, बाद में जाके भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद में उसको बीजेपी की मेंबरशिप दी गई, उसको पद दिया गया, और जब पब्लिक आउटरीच हुआ, जब पब्लिक आउटक्राई हुआ तो उसको जो है अपने पद से हटाया गया। तो सवाल तो बनते हैं कहीं ना कहीं कि जो ये यूथ जिस तरह की गोली चला रहे हैं उनका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संबंध क्यों निकलता है। मैं इस केस के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पीछे जितने भी केस हुए हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उसमें रोल निकलता है। बुलंदशहर का सुबोध सिंह जो इंस्पेक्टर थे, उनकी जो वो शहीद हुए, उसमें शिखर अग्रवाल और योगेश राज का नाम आया था। एक बजरंग दल से जुड़े हुए थे, एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट थे। शिवम त्यागी, मैं एक और एंगल की तरफ आप चारों मेहमानों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जिस तरीके से कातिलाना हमला भी हुआ, ये ऐसा लग रहा था प्लानिंग तो की गई, ये प्री प्लान तरीके से किया गया, लेकिन शायद निशाना ढंग से लगा नहीं पाए या घबरा गए या डर गए। ये एक तस्वीर एक ऐसी नजर आती है जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि क्या ऐसा तो नहीं ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भी एक ट्रैप रचा गया? क्या ये कोई ट्रैप भी हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि हाँ, प्रथम दृष्टा ऐसा बिल्कुल लगता है कि वो प्लानिंग करके किया गया हो। किसी सही आदमी को ही ऐसा पता होगा कि मेरठ से पहले वाले टोल पर अक्सर वहां पर गाड़ियां होती हैं, तो थोड़ा समय लगेगा और असद साहब की गाड़ी स्लो होगी। लेकिन जहां तक बात आपने हिंदुओं को बदनाम करने की कही, जब इस देश में आतंकवादी हमला होता है और 160 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, उसके बाद अगर 2 दिन बाद ही एक व्यक्ति सरकार में रहते हुए हिंदुत्व और हिंदू आतंकवाद और किस किस चीज को बनाकर किताबें लॉन्च कर सकते हैं, तो हिंदुत्व के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा ना चले, वैसा तो हो ही नहीं सकता। और जिस व्यक्ति पर और जिस विचारधारा पर व्यक्ति पर तो जो गोलीबारी हुई है वो अपने आप ही गलत है। इन व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो खुद हिंदुत्व को लेकर एक अलग तरह की एजेंडा और आइडियोलॉजी पर चलते हैं। मैं कहता हूं अगर कोई भी व्यक्ति उनके भाषणों को सही से सुनेगा, असर होगा उसके दिमाग पे। वो एक अलग बात है कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर लोकतंत्र है, आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर व्यवस्था है, आप तालिबान में नहीं रहते, आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप फॉर दैट मैटर सऊदी अरब में भी नहीं रहते हैं जहां आपके हाथ काट दिए जाए और आप कानून को हाथ में ले लें। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश है और उसके लिए शब्दावली है, वो तो उनका प्रथम एजेंडा रहा है हमेशा से। आप कहीं पर भी उनके बयान सुन लीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि किस तरीके से बदनाम करने की साजिश है। लेकिन इस बात से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने जो किया वो गलत नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल गलत किया। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पहले बयान से लेकर अंतिम बयान तक, शो शुरू होने से लेकर खत्म होने तक हर कोई एक सुर में ये कहेगा कि ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन सवाल यही कि ये हुआ, तो इसके होने के पीछे कारण क्या? राकेश जी, मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हेट स्पीचेस दी जाती है, फिर चाहे वो किसी की ओर से भी दी जाए,
लेकिन सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी पर, उनके लीडर्स पर उठता है कि आप लोग ही तो उकसाते हैं, आप लोग ही, या मैं तो सीधा सीधा नाम लेती हूँ आरएसएस का, आरएसएस के सभाओं में जो बातें कही जाती है वहीं से मौका मिलता है असदुद्दीन ओवैसी को ऐसी बातें कहने का जिससे एक तरीके से डिविसिव माहौल बने। इस संघ के बारे में जो लोग भी इस प्रकार की बातें कहते हैं उन्होंने कभी भी संघ को जाना नहीं है। संघ राष्ट्र निर्माण की बात करती है, व्यक्ति निर्माण की बात करती है, समृद्ध समाज की बात करती है, लेकिन बार बार संघ के बारे में इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कुछ लोग जानबूझ करके करते हैं। उनकी राजनीतिक रोटी इसी से चलती है। लोग इस तरह से परसेप्शन बनाने का काम करते हैं। देश के तमाम बड़े पदों पर आज संघ के स्वयंसेवक बैठे हैं और उनके आचरण से समाज में उनकी एक विश्वसनीयता बनी है। देश के प्रधानमंत्री जी स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रपति जी स्वयंसेवक हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें कहना कि संघ इस प्रकार की बातें फैलाने का काम करता है, ये जो संघ के बारे में कम जानते हैं वो ऐसी बातें कहते हैं। स्वयं महात्मा गांधी जी वर्धा गए थे जब संघ की शाखा में, उन्होंने संघ को देख करके स्वयं कहा कि ये तो बहुत अद्भुत संगठन है जो इतनी समरसता का भाव रखता है, जहां व्यक्ति की जाति तक का पता नहीं चलता है कि उसकी जाति क्या है। बावजूद इसके संघ के बारे में इस प्रकार की बातें, अफवाहें फैलाना ये ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर वो मर्यादाओं का अतिक्रमण कर रहा है, अगर वो किसी प्रकार के भड़काऊ बयान को कह रहा है तो एक स्वर में उसकी निंदा होनी चाहिए। मेरा, तुम्हारा, अपना, पराया, इसका भेद नहीं करना चाहिए। कट्टरपंथी बातों का स्थान समाज में नहीं हो सकता है, हिंसा उत्पन्न करने वाली बातों का स्थान नहीं हो सकता है। इस बात को बिना किसी लाग लपेट के कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई गुरेज नहीं है। हफीज साहब जी मीनाक्षी, नहीं, सवाल देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो चाहे जयंत चौधरी हो, गाहे बगाहे उनके कई ऐसे आरोप आते हैं जिसमें ये समझ में आता है कि असदुद्दीन ओवैसी को मौका इसीलिए है क्योंकि ये मौका उनके लिए बीजेपी क्रिएट कर रही है। ये आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव कि सेक्युलर वोट बट जाएं, ये मौका क्रिएट करने का काम बीजेपी कर रही है, ओवैसी को श्रेय दे रही है। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि हम सकारात्मक पॉलिटिक्स करते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। हम जो आम जन हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनकी हम पॉलिटिक्स करते हैं। हम सड़क, बिजली, पानी की पॉलिटिक्स करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, हम जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए हम सीधा सीधा, हम कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है कुछ नहीं, हम अपना सीधा इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम जनता के बीच गए, जनता से हमने कुछ वादे किए हैं। पहले हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है डेवलपमेंट का, उसको भी हम पेश कर रहे हैं और भी हम जनता से वादे कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली का वादा किया है, 10 लाख जॉब क्रिएशन का वादा किया है, 22 लाख जॉब हम आईटी सेक्टर में क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये सारे वादों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम इस गुणा गणित में पढ़ते ही नहीं है कि किसके आने से किसको फायदा हो रहा है। हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि संविधान के तहत हर किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है और वही अधिकार का इस्तेमाल सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स कर रहे हैं। क्या ये बातें शिवम इतनी सीधी सीधी और साफ साफ हैं जितनी अब्दुल हफीज जी कह रहे हैं? ये इतनी ही सीधी है मीनाक्षी जी। मैं बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, सभी मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं और सभी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन आप कुछ देखिए ना, इस तरीके से इस देश में अगर हम खास तौर पर पार्टियों के नामों पर भी नजर दौड़ाएंगे ना, तो आप देखेंगे आईएनसी का मतलब क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी का मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी का मतलब क्या है, तृणमूल कांग्रेस, एसपी का मतलब समाजवादी, रालोद का मतलब राष्ट्रीय लोकदल, और ये जो जिनके सदर पर हमला हुआ है जो कि गलत हुआ है, उनकी पार्टी का नाम क्या है, AIMIM, जिसका मतलब है ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स। अगर मैं इसको अब हिंदी में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब होता है मुसलमानों की एकता के लिए भारतीय परिषद। और ये संसद में खड़े होकर सेक्युलरिज्म, एकता, अखंडता, सबको बराबरी, सबको सम्मान, सबको सुरक्षा, सबको एक नजर से देखना, इस तरह की बातें करते हैं। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मेरा मानना है वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर 140 करोड़ लोग हैं, जाति धर्म संप्रदाय से उठकर सबके लिए कानून बराबर एक तरीके से काम करता है और उस लिहाज से इनके सदर को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके लिए शांति होनी चाहिए, उनको एक बेहतर एनवायरमेंट चुनाव लड़ने के लिए दिया जाना चाहिए। लेकिन जब वो खुद की जबान से, अपनी जबान से, या ये आसिम जी जो हैं अगर ये अपनी खुद से कहते हैं कि हम सेक्युलर स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, अलबत्ता ये झूठ बोलते हैं क्योंकि वो तो सच है ही नहीं। ठीक है, वकार साहब से हम पूछ लेते हैं। वकार जी, आप पर आरोप है कि आप सेक्युलर होने की बात तो करते हैं लेकिन असल में आप एक कौम की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो गंदगी दिमाग में कितनी घुस चुकी है, अंदर तक के खून के अंदर गंदगी घुस चुकी है, इस बात का अंदाजा शिवम से लगता है। मैं जाति टिप्पणी करता नहीं मैडम,
इनको नाम में भी नफरत पैदा हो गई है। मतलब मुस्लिम नाम अगर है, अकाली दल से नफरत क्यों नहीं है, शिवसेना से नफरत क्यों नहीं है, बजरंग दल से नफरत क्यों नहीं है, विश्व हिंदू परिषद से नफरत क्यों नहीं है। और दूसरी बात, महात्मा गांधी की जब हत्या की गई तो महात्मा गांधी किसी मुस्लिम पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। महात्मा गांधी को भी इसीलिए मारा गया और जस्टिफाई किया गया कि नाथूराम गोडसे नफरत करता था। करिए नफरत। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, यही आरोप लगाया गया कि इंदिरा गांधी ने कुछ काम किए थे जिससे नफरत की। राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई, उनके परछा उड़ा दिए गए। आप जैसे लोग थे शिवम जी, आपके जहन के अंदर और दिमाग के अंदर गंदगी ने बमपुलस बना लिया है, घर कर लिया है। दूर नहीं हो सकता। करिए हमला, खूब हमला कीजिए, आप जितना हमला कर सकते हो करिए। हम लोग ना डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं, हम मुकाबला करेंगे आप लेकिन जैसे ये लोगों सवाल का। तो वाजिब है जो वकार साहब पूछ रहे थे कि आप शिवसेना का नाम नहीं लेते। देखिए, विश्व हिंदू परिषद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं लेती, इसमें शामिल नहीं करती। लेकिन आप अकाली दल के बारे में क्यों नहीं बोलते, आप शिवसेना के बारे में क्यों नहीं बोलते? मैं क्लियर कट इस बात को मानता हूं। शिवसेना मतलब शिव मतलब भगवान। आप भी अल्लाह के नाम पर अगर कोई रखना चाहते हैं, मोर्चा चलाना चाहते हैं, चलाइए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, पार्टी बनाइए। मैं कहता हूं कि सेक्युलरिज्म की जब आप स्पेसिफिकली बात करते हैं, जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, जब आप इस देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की बात करते हैं, तो वो आपकी पार्टी में और आपके बयानों में क्यों नहीं झलकता? आप मुझे बताइए इनके कौन से बयान में झलकता है? मेरे मुझ में काम नहीं है बताना ना, वो मैं अपने आप को फिल्टर आउट कर दूंगा। मुझे आपसे सीधा सा सवाल है, आपके बयान हिंदू विरोधी, आपकी स्टेटमेंट हिंदू विरोधी, आपके नेता हिंदू विरोधी, आपकी पार्टी का नाम हिंदू विरोधी, ये चेन है। वकार जी बोलिए। नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक पार्टी बनाई थी, नाम रखा था हिंदू युवा वाहिनी। वाहिनी भी थी और हिंदू भी था, हिंदू युवा वाहिनी। उसका नाम क्यों नहीं लेते आप? किसने आपको रोका उसका नाम लेने से? और दूसरी बात, अगर कोई अपराध करता है भारत के संविधान में, उसके खिलाफ एफआईआर लिखाइए। देश में कानून है, अदालतें हैं उसको सजा देने के लिए। आप कट्टा, बंदूक और पिस्तौल और बम करेंगे? आप तलवार लेकर सड़क पर उतरेंगे? आप गोली चलाएंगे आदमी के ऊपर और बैठकर यहां पर टीवी बड़ी बातें करेंगे? आपकी जांच होना चाहिए, आप जैसे तमाम लोगों की जांच होना चाहिए। बिल्कुल आपको जो कर रहा हो करिए। आप किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ जाइए, आप आतंकवादी बन जाइए। कैसी बातें करें वकार साहब, आप यहाँ पे एक बहस हो रही है, आप कहाँ आतंकवादी संगठन तक पहुंच गए? शिवम तो मानते ही नहीं है वकार साहब। आपके यहाँ तो सीधा कहना है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तनसर से जुदा, तनसर से जुदा। 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए के इनाम बोले जाते हैं, आप तो बोलते ही नहीं है। आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? लोकतंत्र की बात तो आप आज कर रहे हैं, तब रोज गालियां देते हैं लोगों को। जब 80 करोड़ की बात करते हैं तब लोकतंत्र नहीं होता क्या? लोकतंत्र है इस देश में, आपके कहने से ना वो खत्म होने वाला है और ना वो आने वाला है। लोकतांत्रिक देश है। समझ में आ गया जो सचिन और शुभम गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक शिवम यहाँ बैठा हुआ। आप करेंगे और आप बयान देंगे। वकार साहब क्या बात कर रहे हैं? ये शिवम त्यागी हैं, ये अपना पक्ष रख रहे हैं। और मैं फिर ये कहूंगी, जिस बात के साथ इस चर्चा की शुरुआत हुई थी, वहीं पर आकर फिर टिकी हुई है। पटाक्षेप इसका हो जाएगा कि साजिश के पीछे कौन था? क्या ये कोई पॉलिटिकल सियासी चाल थी? क्या हेट स्पीचेस की वजह से ये हरकत की गई? बहुत जल्द इसका खुलासा होगा और होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया राकेश जी, अब्दुल हफीज गांधी जी आपका, वकार साहब, शिवम त्यागी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।